हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल मैथ्स मूवी पर। और फ्रेंड्स, आज यहाँ पर हम लोग वर्ग दसम की अर्थात मैट्रिक के विद्यार्थियों के लिए एनसीईआरटी बुक से सब्जेक्ट फिजिक्स अर्थात विषय भौतिकी से लिया गया है, जो कि आपके आसान भाषा में और मुख्य पॉइंट को लिया गया है। क्योंकि आप जब पूरे बुक ना भी पढ़ते हैं, अगर इस वीडियो को एक दो बार आप देख लेंगे तो निश्चित रूप से आप एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो अभी का जो मौसम चल रहा है, उत्सवी माहौल चल रहा है, क्योंकि दुर्गा पूजा का त्यौहार हम लोग मना रहे हैं। पूरे भारतवर्ष में बड़े उत्साह से मनाया जाता है। और इस क्रम में जो आज है महाअष्टमी, महागौरी का पूजा हम लोग करते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं। जानते हैं कि यह जो दुर्गा पूजा शक्ति का त्यौहार है, शक्ति की आराधना हम लोग इसमें करते हैं। तो हम विद्यार्थियों को क्या चाहिए कि वैसी शक्ति का आराधना करें जिसमें हम अच्छे से अच्छे अध्ययन कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा बातों को याद कर सकें, और ज़िंदगी के परीक्षा हो या एग्जामिनेशन हॉल में एकेडमिक स्तर का एग्ज़ाम हो, हम अच्छा मार्क्स प्राप्त कर सकें। हमारी भी इच्छा ही है माँ दुर्गा से, माँ गौरी से यह आशीर्वाद मांगते हैं कि हमारे सभी विद्यार्थियों को उन पर कृपा बनाए रखें और पढ़ने में मदद करें। फ्रेंड्स, एक और भी ज़रूरी बात मैं बता दूं कि आज 3 अक्टूबर है और 3 अक्टूबर को पूरे विश्व में क्या मनाया जाता है, तो विश्व प्रकृति दिवस मनाया जाता है। विश्व प्रकृति दिवस मनाया जाता है। अच्छा, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है? तो प्रकृति की जो सुंदरता हम लोग देख रहे हैं, जीवन में सुंदरता देख रहे हैं, वह प्रकृति के कारण ही है। प्रकृति में क्या है? नदियाँ हैं, झरने हैं, पहाड़ हैं, जंगल हैं, पशु पक्षी हैं, या कहें कि जो प्रकृति के अंतर्गत पूरा ब्रह्मांड आता है। प्रकृति सुंदर रहेगा, जीवन भी सुंदर होगा। इसलिए प्रकृति से हमें तालमेल मिला करके रखना चाहिए। प्रकृति नाराज ना हो, ये भरपूर समय प्रयास करना चाहिए। क्योंकि जल, जंगल और ज़मीन बचाए रखना है, तभी पृथ्वी पर जीवन बचेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग सीधे चलते हैं टू द पॉइंट। और यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि जो इस विषय से हम लिए पॉइंट वाइज समझाएंगे। एक चीज़ और मैं आपको सूचना दे दूं कि अगर मेरे इस YouTube चैनल पर आप नए हैं या आपको जानकारी नहीं है, तो आप क्या करें, फिजिक्स का पहले भी 2 चैप्टर बनाया गया है, प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, या फिर विद्युत चैप्टर से भी बनाया गया है, विद्युत तथा इसके प्रभाव को भी, तो अच्छे तरह से उसको देख लेंगे। या फिर मैथ का शुरू से लेकर अंत तक एनसीईआरटी बुक से ही हमने लिया है, तो वहाँ पर भी देख करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं, एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। हम लोग सीधे पॉइंट पर आते हैं। तो पहला देखिए क्या लिखा है, सामान्यतः लौह वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण चुंबकत्व कहलाता है। जिस वस्तु में यह गुण पाया जाता है उसे चुंबक कहते हैं। देखिए, बहुत आसान है। क्या है, एक बार फिर से देखिए, सामान्यतः लौह वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण चुंबकत्व कहलाता है, तथा जिस वस्तु में यह गुण पाया जाता है उसे चुंबक कहते हैं। आसान सी बात है कि लौह वस्तु को आकर्षित मतलब अपने ओर जो खींचता है, चिपक जाता है, सट जाता है, तो उस गुण को हम चुंबकत्व कहेंगे। और तथा यह गुण जिसमें पाया जाएगा उस पदार्थ को क्या कहेंगे, उस वस्तु को क्या कहेंगे, तो चुंबक कहेंगे। ठीक है, आगे चलिए। आकार के आधार पर चुंबक के प्रकार, मतलब आकार के आधार पर चुंबक 3 प्रकार के होते हैं। पहला छड़ चुंबक, दूसरा नाल चुंबक और तीसरा वलय चुंबक। वेरी इजी है फ्रेंड्स, देखते जाइएगा। चुंबक के सिरे के निकट का वह बिंदु जहां चुंबक का आकर्षण बल अधिक होता है, ये थोड़ा समझने वाला पॉइंट है, ध्रुव कहलाता है। ठीक है, चुंबक के सिरे के निकट का वह बिंदु जहां चुंबक का आकर्षण, अर्थात चुंबक में वैसी एक जगह है जहां पर आप देखिएगा कि जल्दी चिपकेगा, जल्दी खींचेगा अपनी तरफ, तो वह निश्चित रूप से वह ध्रुव कहलाएगा, उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव। अच्छा, बीच में जो देखेंगे, चुंबक के बीचों बीच आप कोई किसी चीज़ को सटाएंगे तो वह उतनी उस पर नहीं लगेगा कि अपनी जो बल से खींच रहा है, तेज़ी से खींच रहा है। तो यही कहने का अर्थ था। यहाँ देखिए, स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर चुंबक का जो ध्रुव उत्तर दिशा में होगा, उत्तर हो जाता है,
एक मिनट, स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर चुंबक का जो ध्रुव उत्तर दिशा की ओर हो जाता है उसे उत्तरी ध्रुव कहते हैं, ठीक है, तथा जो ध्रुव दक्षिण दिशा की ओर हो जाता है उसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। मतलब चुंबक को हम उत्तर दक्षिण दिशा में लटकाएंगे, मतलब स्वतंत्र पूर्वक क्या करेंगे, चुंबक को ना बीच में बांध कर एक धागे से लटकाइए, तो उसका एक सिरा उत्तर की तरफ होगा, तो जो उत्तर की तरफ हो जाएगा उसको हम कहेंगे उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल, और जो दक्षिण की तरफ रहेगा फ्रेंड्स उसको कहेंगे साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव। आगे चलिए, चुंबक के उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव के मिलाने वाली रेखा चुंबकीय अक्ष कहलाता है। जैसे मैं देखिए थोड़ा सा बना करके आपको देखा, चुंबकीय अक्ष किसको कहेंगे, देखिए यहाँ पर है यह क्षण चुंबक, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो ये दोनों के बीच जो इस तरह से मिलाएंगे ना, तो इसको हम क्या कहेंगे, चुंबकीय अक्ष कहेंगे, यही कह रहा है। आगे देखिए, किसी क्षण चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच न्यूनतम दूरी को चुंबक की चुंबकीय लंबाई कहा जाता है। बस यही बात है, यहाँ से जो उत्तरी ध्रुव है या दक्षिणी ध्रुव है, ये दोनों के बीच में जितनी दूरी हो गया ना, इसी को चुंबकीय लंबाई कहेंगे। एक बार फिर से, किसी क्षण चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच न्यूनतम दूरी को चुंबक की लंबाई कहा जाता है। तो यह एक क्षण चुंबक है, इसमें ये चुंबक की लंबाई हो गया। क्लियर है? यह चुंबक के ज्यामितीय लंबाई का करीब 84% होता है। इस पॉइंट को जरा ध्यान में रखिए, कितना परसेंट होता है, तो ज्यामितीय लंबाई का 84% होता है। आगे देखिए, चुंबकीय ध्रुव की प्रबलता की इकाई, कहने का मतलब कि चुंबकीय ध्रुव की प्रबलता किस चीज़ में मापा जाता है, तो एम्पियर मीटर होता है। इसको भी याद रखेंगे, क्या होता है चुंबकीय ध्रुव की प्रबलता, तो एम्पियर मीटर होता है। आगे देखिए, किसी चुंबक के एक ध्रुव की प्रबलता चुंबकीय लंबाई के गुणनफल के, एक मिनट जरा इसको ठीक से हम दिखाते हैं तब आपको कुछ ज़्यादा समझ में आएगा। ये क्या कहते हैं, किसी चुंबक के एक ध्रुव की प्रबलता और चुंबकीय लंबाई के गुणनफल को चुंबकीय आघूर्ण कहा जाता है। अभी मैंने चुंबकीय लंबाई आपको समझाया, और उसके एक ध्रुव की प्रबलता को जिससे गुना कर देंगे तो उसको हम चुंबकीय आघूर्ण कहेंगे। ठीक है, आगे देखिए, वैसे पदार्थ जो चुंबक से आकर्षित होते हैं तो चुंबकीय पदार्थ कहलाएगा। क्या, चुंबक से जो पदार्थ आकर्षित हो जाएगा, अपने में सटा लेगा, चिपकेगा, आकर्षित करेगा, तो उसको चुंबकीय पदार्थ करेंगे। इसमें कौन कौन सा आता है, लोहा आता है, निकेल आता है और कोबाल्ट आ जाता है। ये सब जो भी पदार्थ है यह चुंबक में सट जाएंगे। आगे देखिए, वैसे पदार्थ जो चुंबक से आकर्षित नहीं होते, देखिए वहाँ से जब चुंबक से आकर्षित होता है तो चुंबकीय पदार्थ, और चुंबक से आकर्षित नहीं होता है तो अचुंबकीय पदार्थ कहलाता है। अचुंबकीय पदार्थ लकड़ी, रबर, प्लास्टिक, कोयला, मतलब ये जो आप देख रहे हैं ये सब लकड़ी, रबर, प्लास्टिक, कोयला, यह चुंबक से नहीं सटेगा। ठीक है, और वो जो आपने देखा लोहा, निकेल, क्वाल्ट, ये सब चुंबक से सट जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं हम लोग। तो दिशा पता लगाने वाले यंत्र को दिक् सूचक कहते हैं। दिक् मतलब दिशा, सूचक मतलब सूचना देने वाला, सूचित करने वाला। तो यह संधि विच्छेद के अनुसार भी हम समझ सकते हैं कि जिस यंत्र से हम दिशा की पता लगाते हैं उसको दिशक सूचक यंत्र कहते हैं। आगे चलिए, चुंबक या धारावाही चालक अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। मतलब जो चुंबक है वह, या धारावाही चालक, धारावाही चालक का मतलब हुआ कि जिससे होकर बिजली प्रवाहित हो रही है, तो अपने चारों ओर क्या करेगा फ्रेंड्स, तो अपने चारों ओर क्या करता है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे अभी ये मैंने बना करके दिखाया था, और इसमें देखिए इस तरह से ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो ऊपर से ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं, नॉर्थ पोल से साउथ पोल, ऊपर से नीचे की तरफ आता है, नॉर्थ से साउथ की तरफ, बाहर की ओर। ठीक, तो यही बात है। आगे देखिए कि बल रेखा के, अच्छा यहाँ पर थे ना, चुंबकीय क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र रेखा द्वारा दर्शाया जाता है। आगे चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है। देखिए ये एक दूसरे को ये काट नहीं रहा है, अगर सट गया होगा तो हमसे गलती, लेकिन यह काटती नहीं है, आपको ऐसा समझना है। नॉर्थ से साउथ की तरफ आती है, उत्तर ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर। ठीक है, और एक दूसरे को काटती नहीं है। बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा बिंदु पर उस क्षेत्र की दिशा बताती है। ठीक है, जैसे स्पर्श रेखा हम कहीं भी इस तरह से खींचेंगे तो क्या करेगा, यह जो होगा वह फ्रेंड्स आपको क्या करेगा, तो उस बिंदु पर क्षेत्र की दिशा को बताएगा, यह जो स्पर्श रेखा खींचेंगे वो। आगे देखिए, ध्रुवों के समीप क्षेत्र रेखाएं घनी होती है और ध्रुवों से दूरी बढ़ने के साथ उसका घनत्व घटता जाता है।
जनरल सी बात है कि देख रहे हैं उत्तरी ध्रुव से जो निकल रहा है तो यहाँ पर घना होगा, दक्षिणी ध्रुव पर मिल रहा है तो यहाँ भी घना होगा, और बीच में जो है यह दूरी दूरी पर है, मतलब यह विरल होगा, यह दूर दूर पर होगा, सघन नहीं होगा। यही बात इसमें बताया गया। आगे देखिए, क्षेत्र रेखाओं की निकटता चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता का घोतक है। सिंपल वही बात है कि क्षेत्र रेखाएं जो है अगर नज़दीक रहेगा तो वहाँ पर उसकी चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होगा, जहाँ पर दूर है वहाँ पर कमज़ोर होगा। आगे पॉइंट में कहता है कि क्षेत्र रेखाएं चुंबक से बाहर एन से एस की तरफ, एन मतलब हुआ नॉर्थ पोल और एस मतलब साउथ पोल, अर्थात उत्तरी ध्रुव से बाहर दक्षिणी ध्रुव बाहर बाहर की ओर, चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से क्या होता है उत्तरी ध्रुव की ओर होगी। जैसे मैं उत्तरी ध्रुव से बाहर की ओर दक्षिणी ध्रुव की ओर आ रहा है, लेकिन अंदर में फ्रेंड देखेंगे तो दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर जाता है। यही बात इसमें बताया गया है। आगे हम लोग देखते हैं कि इससे जुड़ी और भी कौन सारी बातें हैं। एक एक पॉइंट को हम लोग क्लियर होते चलेंगे, देखते चलेंगे। एक ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी में रखिएगा। कहता है चुंबकीय क्षेत्र के मापन का इकाई न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, जिसे टेस्ला भी कहते हैं। मतलब चुंबकीय क्षेत्र का क्या कहते हैं, मापन किससे करते हैं तो टेस्ला से करते हैं, या दूसरी भाषा में कहें तो न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर में करते हैं। ठीक है, इसको ज़रा ध्यान रखिएगा। यहाँ पर चलते हैं मैक्सवेल का नियम क्या कहता है। ये भी BVI समझिएगा, मैक्सवेल का भी, और ये आगे फिर फ्लेमिंग मिलेगा। देखिए यहाँ भी तो मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम का मतलब हुआ, दक्षिण का मतलब दाएं हाथ का नियम। यदि धारावाही चालक का तार दाएं हाथ की मुट्ठी में इस प्रकार पकड़ा जाए कि अंगूठा धारा की दिशा की ओर संकेत करता हो, तो हाथ की अन्य उंगलियों का जो मुड़ाव होगा वह चुंबकीय क्षेत्र व्यक्त करेगा। सीधी सी बात है, जैसे अपनी दाएं हाथ जो है आपका दक्षिण हस्त नियम है, तो दाएं हाथ को क्या कीजिए कि आप मुट्ठी बंद कर लीजिए और अंगूठा को आप ऊपर की तरफ रखिए। ठीक है, तो उसमें जो आपका अंगुली मुड़ा हुआ है वह चुंबकीय क्षेत्र उससे दर्शाया जाता है, और जो आपको अंगूठा है वह क्या करेगा तो धारा की दिशा का संकेत करता है। बस यही बात समझना था। इसमें देखिए, सीधी धारा के कारण चुंबकीय बल रेखाएं वृत्ताकार होती है। अभी जैसे मैंने दिखाया था आपको एक रेखा खींच करके, तो यही बात कह रही है। विद्युत रोधी चालक के तार की बेलनाकार अनेक फेरों वाली कुंडलियों को परिनालिका कहते हैं। देखिए इस तरह से कुछ परिनालिका बनता है, अनेक फेरों वाली हो गया ना। विद्युत रोधी का मतलब हुआ कि तुलनात्मक रूप से वह विद्युत का कुचालक होता है, या मतलब कहें कि आंशिक रूप से सुचालक का कार्य करता है, जिसे चीनी मिट्टी, लकड़ी। ठीक है, तो ये विद्युत रोधी हो गया। तो कहते हैं उसका विद्युत रोधी चालक का तार बेलनाकार अनेक फेरों वाली कुंडली को परिनालिका कहते हैं। आगे देखिए, फ्लेमिंग का नियम आ गया ना। फ्लेमिंग क्या कहता है, वामहस्त नियम कि यदि बाएं हाथ का अंगूठा तर्जनी मध्यमा को परस्पर लंबवत रखा जाए तो तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा व्यक्त करेगा, अंगूठा गति की दिशा व्यक्त करेगा और मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा व्यक्त करेगा। देखिए वहाँ पर जो हम लोग देखे थे मैक्सवेल का, वो दक्षिण हस्त का नियम था, और ये फ्लेमिंग है बाम हस्त मतलब बाएं हाथ का नियम, जिसमें नीचे से 2 उंगली, कानी उंगली और उसके बाद वाला को आप मोड़ लीजिए, और बाकी का जो अंगूठा है उसके बगल वाली उंगली जिसको तर्जनी बोलते हैं, और बीच वाली उंगली जिसको आप मध्यमा बोलते हैं, कि सीधा एक दूसरे के लंबवत, मतलब एक दूसरे को 90 डिग्री पर करते हुए आप सीधा करें। आप हाथ करके देख लें उंगली पर तो ज़्यादा समझ में आएगा। तब वैसी जब स्थिति होगा तो आप देखेंगे क्या कि जो तर्जनी होगा मतलब मध्यमा और आपका अंगूठा के बीच वाली उंगली, वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगा। अंगूठा क्या होगा तो गति की दिशा बताएगा, तब मध्यमा का बताएगा तो प्रेरित धारा की दिशा को बताता है। ठीक है, यही है फ्लेमिंग हस्त का नियम। विद्युत जनित्र एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। देखिए यह आपके एकेडमी का जो एग्जाम होता है इसमें तो पूछेगा, ये कंपटीशन के लिए भी इम्पोर्टेंट है। विद्युत जनित्र का मतलब आप जनरेटर समझिए। जनरली लाइन कट जाता है तो आप जनरेटर स्टार्ट करते हैं लाइन देने के लिए, पंखे चलाने के लिए, बल्ब जलाने के लिए, तो विद्युत जनित्र जनरेटर ही होता है। और ये करता क्या है तो आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। जबकि इसका उल्टा होगा, देखिए विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर का मतलब जो घर में मोटर लगा हुआ होता है ना, और जिसको चला करके आप छत पे टंकी में पानी वगैरह चढ़ाते हैं, तो वह विद्युत मोटर हुआ। वो क्या करेगा तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगा।
लेकिन विद्युत जनित जनरेटर जो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। इस बात को अच्छे से आपको समझ लेना है। अच्छा, आगे हम लोग अब पॉइंट देखेंगे कि आगे इसमें और ज़्यादा ज़रूरी क्या है। तो आगे फ्रेंड्स हम लोग इसमें देखते हैं कि किसी कुंडली और चुंबक के बीच जब आपेक्षिक गति होती है तब कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित होती है। इस प्रभाव को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। जैसे कुंडली कुछ इस प्रकार के बना होता है और इसमें क्या करेंगे कि चुंबक और इसमें चुंबक को इस तरह से जो छड़ चुंबक है आगे पीछे ऊपर नीचे करेंगे तो क्या होगा कि अपेक्षिक गति होने पर कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित होने लगेगा। यह जो कुंडली देख रहे हैं फ्रेंड्स, इसमें विद्युत धारा प्रेरित होने लगती है। तो यह जो प्रेरित धारा है इसका नाम क्या है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखेंगे और एक एक पॉइंट को अच्छी तरह से याद कर लेंगे। आगे देखते हैं कि हमारे घरों में विद्युत की आपूर्ति होती है तो कितने वोल्ट का होता है, आप ऐसे भी याद रखेंगे 220 वोल्ट का, और इसकी आवृत्ति कितनी होती है 50 हर्ट्ज का, और ये ध्रुवता प्रति सेकंड कितना होता है, तो 100 बार परिवर्तित होती है। जैसे कोई पूछेगा कि हमारे घर में जो विद्युत का इस्तेमाल हम लोग करते हैं तो उसकी वोल्ट कितनी होती है, तो 250 वोल्ट का होता है, 250 वोल्ट का होता है, और आवृत्ति कितना का होता है, तो आवृत्ति 50 हर्ट्ज का होता है, जबकि पोलैरिटी इसकी ध्रुवता 100 बार परिवर्तित होती है। ये चीज़ आप बिल्कुल अच्छे से याद कर लेंगे। आगे देख लीजिए, फ्यूज तार का ऐसा टुकड़ा होता है जिसके पदार्थ की प्रतिरोधकता बहुत अधिक, प्रतिरोधकता क्या होता है, बहुत अधिक होता है, तथा उसका गलनांक अर्थात मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। एक बार फिर से, फ्यूज तार एक ऐसा टुकड़ा होता है जिससे पदार्थ की प्रतिरोधकता रेसिस्टिविटी बहुत अधिक होता है तथा उसका गलनांक बहुत कम होता है, मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। इस कारण से क्या होता है कि जब आवश्यकता से ज़्यादा विद्युत धारा प्रवाहित होने लगता है तो फ्यूज उड़ जाता है और परिपथ सुरक्षित हो जाता है, जिससे हमारे घर में यूज करने वाला सामान की रक्षा होती है। तो फ्रेंड्स, आपको मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ जो आप कमेंट में करके हमको बताइएगा कि जो फ्यूज तार होता है वह किस किस पदार्थ के मिश्रण से बना होता है। फ्यूज तार कौन कौन से पदार्थ के मिश्रण से बना होता है, ये आपको कमेंट में हमको जवाब देना है। फ्रेंड्स, अब तक हमारे इस वीडियो में बने हुए थे तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छा लगा, कुछ फ़ायदा हुआ होगा तो आप लाइक कर देंगे, इसे कमेंट करके बताएंगे अच्छा या बुरा लगा, और सब्सक्राइब कर लेंगे जिससे कि अगला वीडियो भी आपके पास तुरंत पहुंच जाए। और जितने स्टडी मटेरियल ग्रुप्स होंगे वहां पर आप इसको सेंड कर देंगे। इस तरह का वीडियो हम आपके पास आगे भी लाते रहेंगे जिससे आप एग्ज़ाम में सहायता हो सके, अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें। तो आज की वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।